नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल सेहत के लिए क्या खतरा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ रिसर्चर्स बताती हैं कि माइक्रोवेव में गर्म होने वाले प्लास्टिक, जो आमतौर पर सेफ भी कहे जाते हैं, कई बार इनसे बहुत सारी मात्रा में नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स निकलते हैं और ये जब शरीर में पहुंचेंगे ये क्या करेंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ये वाकई में खतरनाक है? इस पर कुछ रिसर्च के हवाले से चर्चा करेंगे और हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल भी होगा। साथ ही साथ माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हुए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिन पर क्लैरिटी नहीं आई है। मसलन जो प्लास्टिक वाले जो कुकवेयर्स होते हैं या जो फाइबर के कुकवेयर्स होते हैं, क्या उनको एक निश्चित टेम्परेचर के बाद गर्म करना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं, इस पर करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। किचन में माइक्रोवेव की उपयोगिता तेजी से बढ़ी है। खासकर कुकिंग, हीटिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग और डीप फ्रॉस्टिंग जैसे कामों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। ऐसे में बाजार में तमाम तरह के माइक्रोवेव कुकवेयर मौजूद हैं, लेकिन माइक्रोवेव के इस्तेमाल को लेकर प्लास्टिक कंटेनर सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। दरअसल इसे लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर में खाना गर्म करने पर डिब्बे के हर एक स्क्वायर सेंटीमीटर की एरिया से 2 अरब से अधिक नैनो प्लास्टिक्स और 40 लाख माइक्रो प्लास्टिक्स कण निकलते हैं, जो सेहत को बीमार करने के लिए काफी है। दरअसल रिसर्चर्स ने कृत्रिम एम्ब्रियोनिक किडनी सेल तैयार की। इसे माइक्रोवेव कंटेनर के खाने के संपर्क में लाया गया। रिसर्चर्स ने पाया कि ऐसे कणों के संपर्क में आने के 2 दिन बाद ही कल्चर्ड एम्ब्रियोनिक किडनी का 2/3 हिस्सा डेड पड़ गया। यानी हमारी किडनी के लिए सीधे तौर पर माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कंटेनर घातक साबित हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने इसके लिए पॉलीप्रोपिलीन से बने 2 बेबी फूड कंटेनर और पॉलीथीन से बने एक रीयूजेबल पाउच का इस्तेमाल किया। इन दोनों प्लास्टिक उत्पादों को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया हुआ था। शोधकर्ताओं ने इन प्लास्टिक कंटेनर को डीआयोनाइज्ड वाटर या 3% एसिटिक एसिड से भर दिया। कंटेनर और पाउच को 1000 वाट के माइक्रोवेव पर 3 मिनट तक गर्म किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ऐसा करने से इन प्लास्टिक कंटेनर से लाखों अरबों की संख्या में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स पैदा हुए। बाजार में माइक्रोवेव में इस्तेमाल युक्त ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स भी बिकते हैं जिनकी क्वालिटी घटिया होती है। इन प्लास्टिक कंटेनर में बिस्फेनॉल ए केमिकल मिला होता है, जिसे आमतौर पर बीपीए कहते हैं। इसमें खाना गर्म करने से बीपीए हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। इससे बांझपन, हार्मोनल चेंज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में जहां तक संभव हो माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए कांच के कंटेनर का इस्तेमाल करें। ये आपकी सेहत को बीमार नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं पीयूष महापात्र, सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं टॉक्सिक लिंक्स में। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका हमारे शो में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर सर्जन हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। पीयूष जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा और ये बड़ी पुरानी बहस है कि माइक्रोवेव में जब हम खाना गर्म कर रहे हैं तो क्या वाकई में उससे ख़तरा है? कई बार होता है कि माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इसका ठप्पा लग जाता है और मान लिया जाता है कि वो अब ठीक हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ज़रा इस राज से पर्दा उठाएं सर कि एक्चुअल में बात क्या है। क्या ख़ास तौर से मैं माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्या वो सेफ होते हैं सर? देखिए, ये एक मुद्दा अभी का नहीं है, काफ़ी दिन से इसके ऊपर चर्चा हो रहा है, काफ़ी रिसर्च स्टडी भी आते रहता है। मैं ये जो प्रेजेंट जो रिसर्च स्टडी आया है उस बेसिस पे बोलता हूँ कि ये इफ यदि माइक्रोवेव से नानो पार्टिकल्स निकलता है और माइक्रोप्लास्टिक्स निकलता है, देन ये
निश्चय रूप से इट्स ए वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर पड़ सकता है। बात हो रहा है कि कितना निकलता है, क्या कितना अमाउंट्स कितना हीटिंग पे आता है, ये वेरी एक्सपेरिमेंटल है। इसके ऊपर मुझे थोड़ा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट ए टिपिकल साइंटिस्ट, बायोपॉलीमरिक साइंटिस्ट, बट काफ़ी रिसर्च बता रहा है कि कभी कभी जैसे प्लास्टिक में बहुत सारे प्लास्टिसाइजर यूज होता है। आपने बिस्फेनॉल का ए की भी बात की, हमने टॉक्सिसलिंग ने काफ़ी स्टडी किया इसके ऊपर, बिस्फेनॉल ए काफ़ी फेज आउट में हमने काम भी किया इसके ऊपर। बट इसके अलावा भी कभी कभी थैलेट्स में मिलता है, अदर प्लास्टिसाइजर भी यूज होता है। वो यदि नानो पार्टिकल्स के हिसाब से जाता है बॉडी में, देन ये बहुत बड़ा गंभीर चीज़ है। बिकॉज मैं सर इस रिसर्च को ही कोट करके डेटा आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा गया इस रिसर्च में कि जब गर्म किया जाता है माइक्रोवेव में 3 मिनट तक, तो उस कंटेनर में 4 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक्स और 1 बिलियन नैनोप्लास्टिक्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर निकल रहे हैं सर। ये रिसर्च के हवाले से मैं बता रहा हूं, ये नंबर्स क्या कहते हैं सर? नहीं, ये तो गंभीर है। इट्स ए वेरी माने इट्स रियली माने गंभीर है, हेल्थ के लिए भी इम्पैक्ट हो सकता है। मैं इसमें रिसर्च पे डाउट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि इस टाइप का जो स्टडी है और रिसर्च होना चाहिए। इन भारत में शायद वेरी लिमिटेड रिसर्च स्टडी होगा। तो ये जो 1 बिलियन नानो पार्टिकल्स बहुत बड़ा हानिकारक है। नानो के ऊपर काफ़ी रेगुलेशंस आ रहे हैं ग्लोबली, और जो नानो पार्टिकल्स को एक न्यू केमिकल्स के ऊपर इसको माना जाता है। अभी एक मैं ही आया हूँ, अभी एक्चुअली जर्मनी में डिस्कस हो रहा था इन न्यू केमिकल्स पॉलिसी के ऊपर, ग्लोबल फ्रेमवर्क के ऊपर सहमति आई। भारत भी इसमें है, भारत सरकार भी इसके साथ सहमत है। तो इसमें एक नानो मटेरियल्स को भी माना जाता है कि इमर्जिंग पॉलिसी इशू, इसको ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए, इसको ऊपर भी रेगुलेशन होना चाहिए। तो डेफिनेटली इतना अमाउंट में जब नानो मटेरियल्स निकलता है वहाँ से, तो ये गंभीर है और बॉडी में जाता है। वही इसके अलावा भी जो प्लास्टिसाइजर यूज होता है, जैसे थैलेट्स भी होता है, बिस्फेनॉल प्रोबेबली नहीं होता होगा, बट थैलेट्स वगैरह काफ़ी मात्रा में यूज होता है, ये स्टडीज बताता है। तो ये जब जाता है ये मोर डेंजरस है देन दी प्लास्टिक्स। तो है प्रॉब्लम यदि नानो और माइक्रो लेवल पे जाता है। इसके अलावा भी ये जो केमिकल सेडेटिव यूज होता है, कलरिंग एजेंट्स यूज होता है, ये भी बिल्कुल आपने सही बोला। और इसमें तो कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं। आपने सही कहा कि सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, इसमें एक थ्योरी केमिकल्स को लेकर भी है, एक थ्योरी रेडिएशन को लेकर भी, हालांकि उसे खारिज किया गया। बट क्योंकि सवाल इतने सारे हैं कि लोग अक्सर शक करने लगते हैं, और ये शक बिल्कुल जायज़ भी है। और इसीलिए आज हम इस शो में उन तमाम जो बातें हैं जिनको लेकर भ्रांतियां आप कह सकते हैं, या शायद उतनी ज़्यादा गंभीरता से सच्चाई बाहर सामने नहीं आई है, उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपको न सिर्फ ये स्टडी बल्कि इन जनरल भी ये कहा जाता है कि माइक्रोवेव में आप प्लास्टिक, चाहे वो माइक्रोवेव सेफ लेबल के साथ ही क्यों ना हो, उनको अवॉइड करना चाहिए। इस पर आपका क्या टेक है सर? जी बिल्कुल। माइक्रोवेव से क्या नुकसान है, रिसर्च का मुद्दा है, चल रहा है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन माइक्रोवेव हीट करता है, गर्म करता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और गर्म भी इतनी मात्रा में करता है कि आपका खाना पक सकता है, कच्चा खाना भी रखेंगे तो पकेगा। गर्म करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अलग स्टडी उससे कंपेयर करें कि अगर पानी की बोतल आप खरीदते हैं, पानी पीते हैं और उसको गाड़ी में छोड़ दें, गाड़ी दिन भर धूप में खड़ी हो, शाम को जब पीते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में नैनो प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स निकलते हैं, पीपीए थैलेट्स कितना निकलता है, इस पे तो स्टडी है। अगर 40, 42 या 50 डिग्री टेम्परेचर में गाड़ी खड़ी रहने पे 6 घंटे इतने प्लास्टिक्स निकल रहे हैं, तो माइक्रोवेव में ज्यादा निकलेंगे, इसमें कोई तो नहीं है। अब समस्या कहां हो रही है कि आपके दिनचर्या में ये इस तरह से घुस चुका है कि आपने अलग अलग ऐप बेस्ड खाना मंगवाया, वो भी गर्म खाना प्लास्टिक में पैक हुआ, आपने कुछ खाना खाया, उसके बाद फ्रिज में रखा, फिर उस लीस्ट केमिकल के साथ उसी प्लास्टिक के कंटेनर को निकाला, जो एक तो पहली बात एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, उसको रखा। दूसरा, एफडीए अप्रूव्ड है, उसमें भी केमिकल निकल रहा था, उसमें नैनो प्लास्टिक्स निकल रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक निकल रहे हैं। फिर आपने इजिली माइक्रोवेव में रखा, गर्म किया, बच्चों को सर्व कर दिया। इसको मैं कहता हूं इंडियन कंटिनेंट के लिए, भारत के लिए लेजी होम सिंड्रोम। मतलब आपके पास इतना आलस्य आ गया है कि आप फ्लेम पे खाने को गर्म भी नहीं करना चाह रहे हैं, माइक्रोवेव और उसी कंटेनर को उठा के दोबारा रख रहे हैं।
तो इसकी तो एक ने अनगिनत स्टडी आ गई, खास करके एंडोक्राइन डिसरप्शन जो हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसमें आज बच्चियों में ब्रेस्ट के स्तन के फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, जो कैंसर नहीं है, स्तन में दर्द का होना हार्मोन के डिस्टरप्शन से, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, टेस्टिस कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर, इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा। लिम्फोमा, ऐसे ऐसे सुपरस्टार मेरे संपर्क में आए जिन्होंने कहा आज तक मैंने शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, मुझे कैंसर क्यों हुआ। बहुत सारी वजह है, जिसमें एक वजह आपका प्लास्टिक है। इस अगर इंसिडेंस, बढ़ते इंसिडेंस को देखें तो इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। इस समाज में केसेस जो बढ़ रहे हैं जिसका कोई कारण नहीं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ को बिल्कुल वेस्टर्नाइज लाइफ प्लास्टिक प्लस माइक्रोवेव को ऐसा इस्तेमाल कर लिया है अपने जीवन में कि उनके यहाँ केसेस इस तरह के बढ़े। थायराइड की समस्या महिलाओं में बढ़ी, आप टॉस करके देख लीजिए, 4 में से 1 महिला खास करके दिल्ली मुंबई जैसी जगह में थायराइड की गोली सुबह सप्लीमेंट में ले रही है, एंडोक्राइन डिसरप्शन बिकॉज ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये पूरी तरह से नैनो पार्टिकल, माइक्रोप्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहा है, गट में घूम रहा है। और न्यूयॉर्क की एक स्टडी 2018 में आई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश भी किया, जिसने लिखा था ह्यूमन स्टमक हैज बिकम ओशन ऑफ प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स। बिल्कुल सर, तो इतनी बड़ी स्टडी है, क्या चाहिए एविडेंस के लिए? एब्सोल्युटली। और सिर्फ ह्यूमन गट ही नहीं, बल्कि जो मरीन जो स्पीशीज हैं उनके गट में हम पा रहे हैं, उनके ब्लड में, उनके डीएनए में तक जाकर वो बैठ चुका है। और उसको स्वाभाविक रूप से जब साइकिल बनती है कंजम्पशन की, तो उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्लास्टिक अब ऐसी कोई जगह नहीं है शरीर के बाहर और शरीर के अंदर जहां वो उसकी हद ना पहुंच पाई हो। तो ये बड़ा गंभीर है। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ सिद्धार्थ घनश्याम सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रोग्राम मैनेजर हैं सीएससी में। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी इस पर टेक लेना चाहेंगे सर। चर्चा यही चल रही है कि माइक्रोवेव में जो कंटेनर्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनकी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्यों ना हो, चाहे वो माइक्रोवेव सेफ लेबल के हों या ना हो, लेकिन फिर भी उनसे जो नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक रिलीज हो रहे हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं सर? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी पहले तो। मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि विश्व स्तर पर एक डिस्कशन चल रहा है जहाँ पे 175 देशों ने एक प्रण लिया है कि एक जैसे पेरिस एग्रीमेंट हमने बनाया था 2015 में, उसी तरीके से एक प्लास्टिक के ऊपर एक ट्रीटी के ऊपर बात चल रही है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने कुछ डेटा रिलीज किया है प्लास्टिक्स के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं उसके बारे में। तो अभी तक हमें ये पता चला है कि करीब करीब 25,000 अलग अलग केमिकल्स यूज किए जाते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री के द्वारा टू मेक अलग अलग प्रकार ऑफ प्लास्टिक जो हम अपने डेली लाइव्स में यूज कर रहे हैं। इन 25,000 में से कुछ 13,000 केमिकल्स को यूनेप ने स्टडी किया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने स्टडी किया, और ये पाया गया कि करीब करीब 2500 ऐसे केमिकल्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हैजर्ड पोटेंशियल रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक हैं, पर उनको किसी भी मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट के द्वारा ना तो रेगुलेट किया गया है और ना ही उनके बारे में हमारे पास जानकारी दी गई है। करीब करीब 6,000 ऐसे केमिकल्स हैं जिनके बारे में कोई भी हैजर्ड डेटा अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि जब उसको हाई टेम्परेचर पे हम सब्जेक्ट करेंगे तो किस प्रकार के केमिकल्स उस हाई टेम्परेचर के वजह से रिलीज होंगे या लीच होंगे हमारे खाने के अंदर। और इन 13,000 केमिकल्स में से करीब करीब सिर्फ 128 ऐसे केमिकल्स हैं जो अलग अलग मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स जैसे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया या रॉटरडैम कन्वेंशन हो गया, इनके थ्रू एक्चुअली रेगुलेट किए गए हैं। मतलब 25,000 केमिकल्स जो यूज कर रहे हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री, उसमें से बस 128 रेगुलेट किए जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अननोन हैं, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री रिवील नहीं करता है ये बता के कि ये ट्रेड सीक्रेट है। कुल 6,000 ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई हैजर्ड डेटा नहीं है, और 2,500 ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये हैजर्ड है, हानिकारक है। ये तो बहुत ही डराने वाला डेटा है सिद्धार्थ। यानी कि सिर्फ मतलब 25,000 में से आपने कितना बताया, सिर्फ 128 हैं जिन पर स्थिति क्लियर है मात्र। माय गॉड। और 2,500 तो ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं कि ये
सेफ नहीं हैं, ऐसे 2500 हैं और 25,000 में से सिर्फ 128 हैं जिनके जिनको जो नोन है कि ये ठीक हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ये बाकी का जो प्लास्टिक है ये किस किस रूप में हमारे साथ आ रहा है, हमारे शरीर में जा चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक कितना बड़ा खतरा बन चुका है। हम तो नैनो प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कहानी यहाँ उससे भी ज़्यादा बड़ी गंभीर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो माइक्रोवेव में जो आप खाना बनाते हैं और उनमें अक्सर आप कंटेनर्स को गर्म करते हैं, उसमें बहुत सारे नैनो और माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज होते हैं उनको गर्म करने पर। ये आज की बहस नहीं है, आज के ऑब्जर्वेशंस या रिसर्च नहीं है, अरसे से इस पर बात चल रही है, लेकिन स्थिति को क्लियर करने की हम कोशिश कर रहे हैं आज अपने खास मेहमानों के साथ। पीयूष जी, अब करें तो करें क्या? प्लास्टिक है या ख़ास तौर से मैं सिर्फ माइक्रोवेव पे ही आऊँ क्योंकि प्लास्टिक फिर बहुत वृहद हो जाता है। माइक्रोवेव ऐसा है कि ये हमारी एग्जिस्टेंस का, ख़ास तौर से अर्बन हाउस होल्ड्स का, ये एग्जिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो चुका है सर। तो इसको एकदम से इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो क्या कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखें या क्लैरिटी आए सरकार की तरफ से? क्या आगे क्या होना चाहिए सर? देखिए, ये तो आपने जैसे बोला कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अर्बन लाइफ बन चुका है। अभी अर्बन लाइफ नहीं, सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में पेनिट्रेट करने लगा है ये चीज़। सो इसको हाउ टू स्टॉप द यूज ऑफ दिस माइक्रोवेव फॉर हीटिंग, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम लोग के पास बाहर है एक्चुअली समटाइम्स, बट जागरूकता होना चाहिए। एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है इसमें जो प्लास्टिक का मुद्दा है, प्लास्टिक कंटेनर का मुद्दा है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि ओनली प्लास्टिक कंटेनर ही यूज करें, इसके अलावा भी ग्लास भी यूज किया जाता है, माइक्रोवेव सेफ ग्लास भी आता है, उस तो रिलेटिवली मच सेफर देन दी प्लास्टिक्स। और एक मुद्दा है कि ये जो प्लास्टिक है हम लोग को, ये तो गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि जिस टाइप से जो माइक्रोवेव प्लास्टिक सेफ आता है, whether these are actually safe for the microwave, this is very important। and कहीं कहीं जैसे बोला गया कि प्लास्टिक्स में बहुत सारे केमिकल्स है, इट शुड नॉट बी देयर इन दिस माइक्रोवेव प्लास्टिक्स। बहुत सारे हमारा रिसाइकिल प्लास्टिक भी यूज होता है जहाँ की काफ़ी कदर केमिकल्स रिसाइकिल होकर प्लास्टिक्स में आता है। whether these microsafe plastics are not contain दिस केमिकल, अभी जैसे हमारा CSC के साथी बोले कि काफ़ी सारे केमिकल्स हैज नॉट स्टडीड एंड सम ऑफ द केमिकल्स हैव बीन रेगुलेटेड, वेदर दिस केमिकल्स आर दे आर इन दिस प्लास्टिक। सो ये जो मुद्दा है इसका तो गवर्नमेंट ही कर सकता है कि समटाइम्स वी नीड टू चेक द सैंपल्स whether these chemicals are present in these plastics। so the regulations तो कहीं ना कहीं होना चाहिए जो माइक्रोसेफ वेव प्लास्टिक बोला जाता है, what is the how much it can withstand to the temperature conditions, ये सब देख के ही कहीं कहीं सर्टिफिकेशन एजेंसी प्रॉपर्ली देखिए थोड़ा सा सीरियसनेस तो दिखती है कि आप प्लास्टिक को लेकर हमारे देश में भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्लास्टिक को लेकर एक खास तरह की मुहिम चलाई है। लेकिन जो छिपे हुए जो प्लास्टिक के जो ऐसे ख़तरे हैं जो नज़र नहीं आते आँखों से, जिनमें नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपको नंगी आँखों से कभी नहीं दिखेंगे। तो क्या हम उन ख़तरों तक जा पा रहे हैं? सवाल एक बड़ा ये भी होता है। ऐसे में क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस की बात कर रहा था डॉक्टर साहब, तो क्या किया जाए डॉक्टर अंशुमान? कैसे कुछ ऐसा तरीका है कि माइक्रोवेव के साथ हमारी एग्जिस्टेंस भी हो और चीजें मैक्सिमम रूप से सेफ भी हो पाए? जी डोवाल साहब, इसको 3 स्तर पे मैं समाधान देता हूं। समाधान संभव है। अब सरकारी स्तर हमारे कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं है, व्यक्तिगत किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब उसका डिसीजन आएगा तो आएगा, या तो कहें न नौमन घी होगा न राधा नाचेगी, तो उसको छोड़ें, जब होगा तो देख लेंगे। सामुदायिक स्तर पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसेज, सोसाइटीज हैं, उनको अपने एरिया में प्लास्टिक बंद करना होगा। ये कंसेंसस डिसीजन, कोई फोर्स डिसीजन मैं नहीं कह रहा हूं। हर व्यक्ति को क्या करना होगा, घर के स्तर पे क्या करना होगा, जरा ध्यान से जो भी दर्शक सुन रहे हैं सुन लीजिए। आप मॉल मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं माइक्रोवेव में खाना आपको गर्म करके सर्व किया, खाना छोड़ दें, बेहतर होगा खाना छोड़ दें। घर में खाना, जैसे मैंने कहा, इंडियन हाउस हैज बिकम लेजी होम सिंड्रोम। सारी बहनों माताओं को, और जो पुरुष भी अकेले रह रहे हैं, मैं कहता हूं कि पूरा खाना बनाने में आपको आधा घंटा से 40 मिनट लगता है।
प्लास्टिक का इस्तेमाल, माइक्रोवेव का इस्तेमाल बंद कर दें। जब उसकी स्टडी निकलेगी तब देखा जाएगा, अदरवाइज उसके चक्कर में ना पड़े। क्यों? आप हार्डली 10 या 15 मिनट सेव करते हैं माइक्रोवेव में बनाने में, और प्लास्टिक के इस्तेमाल, बर्तन के इस्तेमाल से इसको छोड़ें, फ्लेम कुकिंग पे आ जाएं और बैक टू बेसिक्स। नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 फॉर्मूला मिनिमलिज्म। आप अपने जीवन में खाने को उतना ही महत्व दें क्योंकि ये आपके शरीर, जीवन और जीवन शैली से जुड़ा मुद्दा है। आप बीमार होने से बचेंगे। इतना ही संदेश है मेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश आपने दिया कि जब तक देखिए इसमें कोई ठोस स्टडी नहीं आ जाती, आप कम से कम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। माइक्रोवेव में खाना एक लग्जरी हो सकता है, लेकिन नेसेसिटी हो ऐसा नहीं है। तो वापस आइए फ्लेम कुकिंग पर, ट्रेडिशनल कुकिंग पर आइए और मिनिमम कीजिए अपने सारे रिस्क को। ये बहुत अच्छा संदेश डॉक्टर साहब ने दिया। एक बड़ी बात जो सिद्धार्थ जी, वो ये है कि हम जो वर्जिन प्लास्टिक की बात करते हैं, 8,300 मिलियन टन्स 2015 का डेटा है। अब ये बड़ा खतरनाक वर्जिन प्लास्टिक को कहा जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा शेयर अगर आप देखेंगे तो ये पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है, इसका सबसे बड़ा यूज़र है वर्जिन प्लास्टिक का। और ये माइक्रोवेव की कहानी सारी की सारी पैकेजिंग इंडस्ट्री से है। जो मॉल की बात सर कह रहे हैं, आप आजकल 24/7 जो अब शुरू होने लग गए हैं स्टोर्स, विदेशों में तो काफ़ी चलते हैं। अब घर पे भी कोई सामान आया, पैकेज होके आया, आपने सीधा माइक्रोवेव में डाल दिया। तो ये इतना बड़ा सोर्स, तो ये इसका कैसे आप रिलेशनशिप देखते हैं और कैसे इसको मिनिमम किया जाए थ्रेट को सर? देखिए, ये थ्रेट जो है अभी एटलीस्ट अर्बन लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे, अगर मैं ये चूज करता हूं कि मुझे खाने को माइक्रोवेव ना भी करना हो, लेकिन अगर आप कहीं पे भी जाते हैं या आप अगर घर पे ऑर्डर करते हैं, ये मैं अर्बन लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज रूरल लाइफस्टाइल में शायद ये सुविधाएं अभी तक नहीं हैं और फॉर गुड। लेकिन अगर मेरा गरम गरम खाना भी प्लास्टिक के एक कंटेनर में आ रहा है, तो उससे भी पॉसिबिलिटीज हैं लीचिंग होने के, केमिकल्स के मेरे खाने के अंदर, राइट? तो इससे एक जो ऑप्शन या सजेशन जो हम देते हैं, इसको बोलते हैं लेबलिंग मैकेनिज्म, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लास्टिक मार्केट में बेचा जा रहा है, तो अगर हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए प्रोड्यूसर द्वारा कि इसमें ये केमिकल्स हैं और ये माइक्रोवेव के लिए सेफ है नहीं है, या गर्म खाना आपको इसमें स्टोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उससे काफी हद तक एक रेगुलर कंज्यूमर को सुविधा होगी। बट ये एक इस अजम्पशन के साथ आता है कि सारे बिजनेसेस सही इंफॉर्मेशन नहीं, उसमें सिद्धार्थ जी एक बात ये भी है कि प्लास्टिक को लेकर जो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए एक आम आदमी को, क्या ये है? मैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सिर्फ माइक्रोवेव ही नहीं, माइक्रोवेव के बाहर की दुनिया में आ जाइए। और अक्सर हम लोग बहस करते हैं, ऑफिसेज वगैरह में हम लोग कॉफ़ी चाय पीते हैं, जिन कप्स में हम चाय पीते हैं उसके अंदर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। अब उस पर ही बहस होती है और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि इज इट सेफ और नॉट। तो ये अवेयरनेस कैसे आएगी सर फिर? ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल आपने पूछ लिया है, क्योंकि इसका एक ये भी है, देखिए, एक अकाउंटेबिलिटी जो है ये दोनों तरफ से काम करता है। ये मैं एज कंज्यूमर, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं लॉ के द्वारा, और लॉ के द्वारा जो इस चीज को बना रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन और एक बहुत ही सिंपल मैसेज द्वारा ये लेबलिंग मैकेनिज्म को हमें प्रमोट करना पड़ेगा धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कल से शुरू होना चाहिए या अगले साल से शुरू होना चाहिए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे शोज आएंगे, ऐसे मुद्दों पे चर्चा होगी, तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर अवेयरनेस भी बढ़ेगा और अकाउंटेबिलिटी जो प्रोडक्शन साइड पे है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। बट ये जो पैकेजिंग और मार्किंग लेबलिंग की बात हो रही है, ये बहुत ही एक सिंपल सरल भाषा में लिखना पड़ेगा हमें। और इस अजम्पशन के साथ जा रहा हूं मैं कि हम सच्चाई बताएंगे, कम से कम सच्चाई तो सामने आए। हमने ये पहचान तो कर ली है कि समस्या कहाँ है। अगर आप डीप ओशन ट्रेंचेस में चले जाइए, वहाँ के जो स्पीसीज एनिमल्स हैं उनके गट्स में ये है।
हमारे ड्रिंकिंग वाटर में ये है, हमारे माइक्रोवेव के अंदर ये है, हमारे कप कॉफ़ीज़, इन सब में ये मौजूद है। हमें मालूम है कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी को नहीं पता। अलग अलग लेवल पे सॉल्यूशंस आते हैं, कुछ सेरेमोनियल होते हैं, कुछ में सीरियसनेस दिखती है, लेकिन एक दायरा, एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिट हमेशा से उसके साथ जुड़ी हुई होती है। लिमिटलेस होके हमें इस समस्या के समाधान तक जाना होगा, तब जाकर शायद बात बने। लड़ाई लंबी है लेकिन शुरुआत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। सिद्धार्थ जी थैंक यू सो मच, पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर अंशुमान कुमार थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।